वेलकम स्टूडेंट्स, बोर्ड प्रिपरेशन में फिर से एक बार मैं आपके साथ हूं और आपके साथ साथ मैं चल रहा हूं। इससे पहले एक टॉपिक 2 लेक्चर में हम लोगों ने समझ लिया है, सेमीकंडक्टर, और मुझे पूरी उम्मीद है कि उससे रिलेटेड आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। अब एक टॉपिक है एटम एंड न्यूक्लियाई, पूरा एक चैप्टर है। और जैसा कि मैंने बताया था कि हम दैट इज द डाउन टू द लाइन में चल रहा हूं, तो यहां पर मैं अब न्यूक्लियाई में डिस्कस करने जा रहा हूं। और फ्रैंकली ये बताऊं एक बात, मैंने वीडियो पूरा बना लिया था लेकिन साउंड रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, तो मैं दोबारा कोशिश कर रहा हूं। होप ये वीडियो आपके लायक बन जाए, क्लियर और ऑडिबल एंड विजिबल। सबसे पहले न्यूक्लियाई में हम स्टडी करेंगे एक्चुअली न्यूक्लियस के बारे में, सिर्फ एटम के और किसी पार्ट के नहीं, न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस को समझने के लिए सबसे पहले कुछ टर्म्स हैं, अगर हम जान जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। ये टर्म क्या है? न्यूक्लियॉन। यह है न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन क्या है? सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए। अगर कोई अमेरिकन है, अमेरिका में है तो अमेरिकन कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में है तो ऑस्ट्रेलियन कहते हैं, इंडिया में है इंडियन कहते हैं, मेल हो फीमेल हो या बच्चा हो, कोई भी हो। सेम यहां भी ऐसे ही, अगर कोई पार्टिकल्स न्यूक्लियस के अंदर होता है तो उसे बोलते हैं न्यूक्लियॉन। और एक चीज बहुत ही क्लियर है कि न्यूक्लियस के अंदर छोटा सा न्यूक्लियस एक ट्रेजर है बहुत सारे पार्टिकल्स का। उसके अंदर अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल, लेप्टॉन, बेरियन, पाई, मेसॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, बहुत सारे इसमें पार्टिकल्स होते हैं। लेकिन बेसिकली जो मेजर पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब चूंकि न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, इसलिए इनका कॉमन नेम जो है हमने न्यूक्लियॉन रख दिया। होप यू आर गेटिंग दिस थिंग। अब कुछ टर्म्स है, इसमें एक आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मैं चेक कर लूं मेरा वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। कोई नहीं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी को हम जनरली अर्ग में, जूल में, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किलोवाट आवर के तरह हम जानते हैं, यूनिट में मेजर करते हैं। लेकिन जो हमारे फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनकी एनर्जी बहुत ही कम होती है। इनको कैसे मेजर करेंगे? तो इनको मेजर करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सवाल है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है? वैल्यू तो आराम से लिख देंगे। अगर ये फॉर्मूला लिखें यहां पे, U इक्वल टू क्यू वी, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन यहां ले लें, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ले लें, इलेक्ट्रॉन, और यहां पे 1 वोल्ट पोटेंशियल ले लें, तो इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या हो गया? चार्ज की जगह पे हम इलेक्ट्रॉन का चार्ज ले लें और वोल्ट की जगह 1 वोल्ट ले लें, तो हमारा जो एनर्जी होगी वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाएगी। अब जरा कैलकुलेट करके देखते हैं। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, और ये हमारा 1 वोल्ट। तो मालूम है कि क्यू वी हमारा, जब ये पोटेंशियल एनर्जी है यू, इसका मतलब ये जूल में आ जाएगा। ये हमारा चार्ज कूलम में, ये वोल्ट में, दोनों हमारे ऐसा यूनिट है, तो एनर्जी भी जूल में हो गया 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। होप यू गॉट इट। अब एक और टर्म है एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट, मास यूनिट 1 AMU इक्वल टू 1/12
पार्ट ऑफ कार्बन 12 एटम। आइसोटोप्स आपको पता होगा 9 से पढ़ाया जाता है, इस वक्त लास्ट मोमेंट में जरूरत नहीं हमें बताने की। कार्बन 12, कार्बन के 2 आइसोटोप्स होते हैं 12 और 14, लेकिन कार्बन 12 एटम हमने लिया, उसको 12 टुकड़े में काट दिया, 12 टुकड़े में 12 में डिवाइड किया, और जो 1 पार्ट होता है उसे बोलते हैं 1 AMU, और 1 AMU हमारा होता है, अगर हम बात करें केजी में तो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी समझ में आ गया और एटॉमिक मास यूनिट। अब एक और टर्म है, इसको हम जानेंगे। एक फॉर्मूला है m इक्वल टू m नॉट 1 माइनस v²/c²। इसे कहते हैं आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। मतलब ये कि कोई भी अगर स्मॉल पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये बहुत हाई वेलोसिटी से मूव करें तो उनका मास बदल जाता है, बढ़ जाता है। जितने भी फंडामेंटल पार्टिकल्स है वो रेस्ट में तो होते नहीं, हमेशा मोशन में होते हैं। उनका रेस्ट मास निकालना पड़ता है। ये रेस्ट मास हो सकता है, क्योंकि रेस्ट में ना इलेक्ट्रॉन रेस्ट में होता है, ना प्रोटॉन रेस्ट में होता है, ना न्यूट्रॉन। ये न्यूक्लियस के अंदर भी अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो न्यूक्लियस के अंदर भी ये स्पिन करते रहते हैं। तो फाइनली हमारा जो m नॉट है, इसे बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, मास इन रेस्ट। मास इन रेस्ट मतलब रेस्ट मास। और ये है मास इन मोशन। अगर कोई भी फंडामेंटल पार्टिकल्स अगर वो हाई वेलोसिटी से मूव करता है तो उसका मास बढ़ जाता है। रेस्ट मास कुछ और है और ये मास कुछ और है, मतलब कि उसका मास बढ़ सकता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इस केसेज में फेल हो गया। फंडामेंटल पार्टिकल्स के केस में लॉ ऑफ मास फेल हो जाता है, नहीं काम करेगा। जब कोई भी बॉडी हाई वेलोसिटी से जाती है तो पूरे के जो वेलोसिटी से, तो उसका मास बढ़ जाता है। v वेलोसिटी है और c वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। लेकिन कोई बॉडी अगर टोटल इसकी वेलोसिटी c हो, मतलब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल लाइट की वेलोसिटी के बराबर हो जाए, हमारा v जो है c के बराबर हो जाए। c कितना होता है मालूम ही है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या होगा उस कंडीशन में, अगर ये बोर्ड मार्कर को हमें वेलोसिटी ऑफ लाइट से फेंक दे तो पूरा का पूरा मास यहां एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसके लिए फॉर्मूला है आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंट। मास एनर्जी इक्विवेलेंस E इक्वल टू mc²। तो ये जो कंसेप्ट था कि मास इज कंजर्व, एनर्जी इज कंजर्व, अभी है, माइक्रोवाट में काम करता है, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में, फंडामेंटल पार्टिकल्स में मास कंजर्व नहीं होता, एनर्जी कंजर्व नहीं होता। बोथ कंबाइंडली कंजर्व होते हैं। पहले क्या था, मास इज कंजर्व इन द मास। डे टू डे लाइफ में मैक्रोवाट में मास में कन्वर्ज है, एनर्जी में कंजर्व है। लेकिन जब हम फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात करेंगे तो मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और एनर्जी मास में कन्वर्ट हो जाता है। इसके यूजेस मैं आगे बताऊंगा कि मास कैसे एनर्जी में कंजर्व होता है, तो उसका क्या बेनिफिट है और कैसे फंडामेंटल पार्टिकल्स में ये सब काम करता है। जितने भी हम एटम बम, फिजन, हाइड्रोजन बम, फ्यूजन, यहां जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है इसीलिए होता है कि मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। थोड़ा सा मास कन्वर्ट हो जाए तो मतलब इतना हेवी एनर्जी, ट्रिमेंडस एनर्जी होता है
कि जिसकी वजह से बहुत सारे हम चीजों को बर्बाद कर सकते हैं या हम कंस्ट्रक्शन के काम में काम ला सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करके। अब सपोज करो कि हम ले रहे हैं 1 AMU मास। कितना मास ले रहे हैं? m इक्वल टू 1 AMU। अब देखते हैं 1 एटॉमिक मास यूनिट अगर एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो यहां पे जो एनर्जी है E मास 1 AMU का मतलब क्या हुआ? 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 और ये है वेलोसिटी 3 इंटू 10 टू द पावर 8 स्क्वायर। जब ये कन्वर्ट करते हैं तो कितना आता है? 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 AMU। अपने आप में एक डिफरेंट टाइप का फॉर्मूला है कि डायमेंशनली रॉन्ग लगता है कि देखिए इधर हमारे क्या है? एनर्जी है, इधर हमारा मास है। जबकि डायमेंशन क्या करता है? मास इक्वल टू मास होना चाहिए, लेंथ इक्वल टू लेंथ होना चाहिए। ये लॉ ऑफ होमोजेनिटी। लेकिन यहां पे हमें देखने को क्या मिल रहा है कि मास यहां पे एनर्जी, मतलब मास एनर्जी आर इंटर कन्वर्टेबल माय डियर। मास एनर्जी आर इंटर कन्वर्टेबल। इसके आगे हम यूज करेंगे, फिर देखिएगा उसको। अब जरा देखिए न्यूक्लियस का साइज क्या होता है। साइज ऑफ न्यूक्लियस, साइज ऑफ न्यूक्लियस, साइज ऑफ न्यूक्लियस, साइज ऑफ न्यूक्लियस। पहली बात कि न्यूक्लियस का जो शेप होता है स्फेरिकल, कोई फिक्स नहीं होता है और चेंज होता रहता है। तो न्यूक्लियस जो बाउंड्री है, शेप है, वो चेंज होता रहता है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से ये पता चला है। फिर भी हम मानते हैं कि अगर हमको स्फीयर मानते हैं, अगर मान लें कि स्फीयर है, तो अगर स्फीयर है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब इज द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। और ये देखा गया कि अगर मास नंबर बड़ा है तो उसका न्यूक्लियस भी बड़ा होगा। जिसका मास नंबर बड़ा है उसका न्यूक्लियस बड़ा है, तो प्रोपोर्शनल टू ए। तो साइज ऑफ द न्यूक्लियस, वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। ये देखिए ये पोर्शन हमारा कांस्टेंट है, हटा दीजिए। तो इसका मतलब आर क्यूब प्रोपोर्शनल टू ए एंड आर क्यूब आर प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर 1/3। और जब यहां पे साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो हमें मिलेगा आर नॉट ए 1/3। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है रेडियस और मास नंबर में। और आर नॉट को हम कहते हैं एम्पिरिकल कांस्टेंट, एम्पिरिकल कांस्टेंट। अब यहां पे आर नॉट का वैल्यू भी होगा, फिक्स है। तो आर नॉट होता है 1.2 इंटू 10 पे पावर माइनस 15 मीटर। और 10 पे पावर माइनस 15 मीटर को हम कहते हैं 1 फर्मी। तो यहां पे आर नॉट का वैल्यू हो गया 1.2 फर्मी। इसको याद रखिएगा। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, हर 1 साल 2 साल पे पता छोड़ के आता रहता है। शो दैट न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। शो दैट न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर, मतलब एक न्यूक्लियस की जो डेंसिटी है वो मास नंबर पे डिपेंड नहीं करता है। सोडियम पोटासियम जैसे सॉफ्ट एलिमेंट का जो न्यूक्लियस है उसकी डेंसिटी, और टंगस्टन प्लेटिनम जैसे आयरन जैसे हार्ड मेटल का अगर उसका न्यूक्लियस है तो उसकी डेंसिटी भी बराबर होगी। मतलब हार्डनेस वही होगी, डेंसिटी वही होगी। अब जरा उसको हम निकाल के देख रहे हैं न्यूक्लियर डेंसिटी। न्यूक्लियर डेंसिटी अब देखिए डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है?
मास अपॉन वॉल्यूम, सिंपल फॉर्मूला, मास अपॉन वॉल्यूम। और हायर क्लासेस में मालूम ही है आपको डेंसिटी को रो से डिपेंडेंट करते हैं। अब अगर हमने मास की बात होगी तो अगर m मास ऑफ वन न्यूक्लियन, एक न्यूक्लियन का मास m है, तो पूरे न्यूक्लियस का मास कितना होगा? मास नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर हीलियम है, अब इसका मास नंबर 4 है, ठीक है 4, और एक का मास m है तो 4m हो जाएगा। तो अगर हमारा मास निकालने के लिए क्या करेंगे? m इज द मास ऑफ वन न्यूक्लियन, मतलब एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का मास, एट मास नंबर, डिवाइड किससे करेंगे? वॉल्यूम से, 4/3 पाई r3 ma 4/3। अभी मैं आपको बताया था कि R3 हमारा होता है R0 a पे पावर 1/3 के बराबर होता है R3। R कितना होता है? R कितना होता है? R0 अभी जस्ट हमने निकाला था साइज ऑफ न्यूक्लियस में, तो R0 a/3, अब पावर यहाँ पे 3 है तो 3 हो गया। बेसिक मैथमेटिक्स है, बहुत आसान है। 4/3 R0 पे पावर 3 हो गया, और a ये 3 पावर कट जाएगा, काट देना यहाँ पे कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? a, तो फाइनली ये हो गया, ये एक हमारा कैंसिल होता है। तो देखते जाइए, अब यहाँ पे r कितना हो जाएगा? डेंसिटी m 4/3 पाई R0 3। अब जरा गौर से देखिए, m मास ऑफ न्यूक्लियन कांस्टेंट होता है, 4/3 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, और R0 का भी वैल्यू हमारा 1.2 इंटू 10 to the power -15 मीटर, ये भी कांस्टेंट है। इसका मतलब है यहाँ पे लिखने के बाद लिख लीजिएगा कि हियर ऑल आर कांस्टेंट, हियर नो एनी वेरिएबल, सो न्यूक्लियर डेंसिटी इज कांस्टेंट। जब इसका वैल्यू निकालते हैं तो ये कितना आता है? 2.29 इंटू 10 to the power 17 kg पर क्यूबिक मीटर। अर्थ पे जितने भी मेटल्स वगैरह हैं, इनकी डेंसिटी निकालिएगा तो x इंटू 10 to the power 3, मतलब x कुछ भी हो सकता है, n नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 12 15 कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऑर्डर 10 to the power 3 का होता है जनरली। सी दिस 10 to the power 17, टू मच। ये जो डेंसिटी होती है या तो व्हाइट ड्वार्फ स्टार की होती है, व्हाइट ड्वार्फ स्टार, इतनी डेंसिटी। और पूछेंगे, हो सकता है बहुत लोगों को मालूम नहीं कि व्हाइट ड्वार्फ क्या है। जो हमारा स्टार्स है उसकी एक लाइफ होती है, और फाइनली जो लाइफ है वो ग्रो होता है, फिर मैच्योर होता है, फिर मर जाता है, फिर व्हाइट ड्वार्फ बनता है। तो व्हाइट ड्वार्फ एक स्टार है, और एक और स्टार है जो मरने के बाद, स्टार के मरने के बाद बनता है, इसे बोलते हैं न्यूट्रिनो स्टार। उसकी भी डेंसिटी इतनी होती है, 10 to the power 17 kg। इसीलिए हम इसको एक्चुअली बहुत सारे, ज्यादातर बुक में न्यूट्रिनो स्टार दिया होगा कि न्यूट्रिनो स्टार की डेंसिटी होती है, तो व्हाइट ड्वार्फ इन वेरी फ्यू बुक्स, तो हम इसी को सही मान के चल रहे हैं, लेकिन व्हाइट की है। तो न्यूट्रिनो स्टार की डेंसिटी इतनी होती है, इसीलिए इसको हम न्यूट्रॉन भी बोलते हैं, जिसकी रिजेंबलेंस है। अब इनमें 3 चीजें हैं न्यूक्लियर डेंसिटी में। पहला, इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर, इससे साबित हो रहा है। दूसरा, वेरी हाई डेंसिटी, और तीसरा है कि न्यूक्लियर डेंसिटी इज नॉट कांस्टेंट। जैसे अर्थ की डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है, अपर पोर्शन जो क्रस्ट है उसकी डेंसिटी कम है, उसके अंदर जाएंगे तो मेंटल है, मेंटल की डेंसिटी क्रस्ट से ज्यादा है। अब कोर में जाएंगे तो कोर की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पर नाइफ होता है, निकल एंड फेरस। उसी तरह से अगर हम न्यूक्लियस ऐसे हम बनाते हैं, हमारा न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस, तो अगर हम यहां अंदर की तरफ जाएंगे, अंदर की तरफ बढ़ेंगे तो डेंसिटी इंक्रीज करेगी, मतलब न्यूक्लियस के आउटर न्यूक्लियस की डेंसिटी कम होगी, और कोर पे जाएंगे तो न्यूक्लियस बहुत ज्यादा होती है। होप क्लियर टू एवरीबॉडी।
अब एक टॉपिक है जो हम यूज करेंगे इसको यहां पे, इक्वल टू एमसी स्क्वायर मास डिफेक्ट। अब समझिए कि मास डिफेक्ट क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अगर हमारे पास 4 आइडेंटिकल मार्बल है, ये 4 आइडेंटिकल मार्बल है, ये 4 5 ग्राम ईच, अब अगर हम चारों को जोड़ें तो कितना आएगा, 5 + 5 + 5 + 5 इक्वल टू 20 ग्राम। अब चारों को हमने इकट्ठा कर लिया, एक साथ जमा कर लिया। पहले हमने सबको अलग अलग वेट किया, एक का वेट किया, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का। अब सबको हमने इकट्ठा किया तो कितना आएगा, 20 ग्राम। लेकिन न्यूक्लियस के केस में नहीं होता है। अब क्या ये समझा रहे हैं, सबसे पहले न्यूक्लियस कोई हाउस नहीं है जिसके अंदर न्यूक्लियॉन्स मींस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। ऐसा नहीं कि न्यूक्लियस एक तंबू है, टेंट है, उसमें सब रहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब न्यूक्लियॉन्स आपस में मिल जाते हैं तो न्यूक्लियस बन जाता है। क्लियर। अब ये देखा गया, अगर सपोज कोई हीलियम है, ये एक 4 इसके न्यूक्लियॉन है, 4, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, ये मास m, मास सबके मास बराबर है लगभग। तो हमने जोड़ा m + m + m + m, तो 4m आ गया। लेकिन जब चारों को मिला दिया एक साथ और बन गया हीलियम न्यूक्लियस। ये क्या बन गया, हीलियम न्यूक्लियस, 4 मिल गया, इसका मास हो गया m। तो मैं आपसे पूछूं, जैसे यहां पे 20 ग्राम बराबर है, तो यहां पे 4m इक्वल टू m होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं 4 से बना है। लेकिन नहीं, ये चारों बराबर, ये बराबर नहीं होगा, एक्चुअली ये बड़ा हो जाता है। तो 4m, चारों का जब मास अलग अलग जोड़ते हैं तो कुछ और है, और जब न्यूक्लियस बनाते हैं तो मास न्यूक्लियस का घट जाता है। तो इसमें से सम मास इज लॉस्ट, कुछ मास लॉस हो जाता है, सम मास इज लॉस्ट। इस लॉस मास को बोलते हैं मास डिफेक्ट। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि क्यों लॉस हो गया मास, तो मास लॉस हुआ तो गया कहां। इसका सवाल, इसका जवाब आपके सामने है। ये 4 हमारे पास बोर्ड मार्कर है, सपोज करिए कि 4 न्यूक्लियॉन्स है हीलियम के। मैंने कहा कि अब चारों को एक साथ करो, तो या तो इसे फेविकॉल से चिपकाएंगे, या रस्सी से बांधेंगे, या हाथ से पकड़ेंगे। मतलब चारों को होल्ड करने के लिए, चारों को एक साथ इंटैक्ट करने के लिए आपके पास एनर्जी चाहिए। अब यहां पे एनर्जी कहां से आएगा, तो इनफैक्ट होता क्या है कि जो मास इसमें से लॉस हो जाता है, और जो मास लॉस हो गया, मान लो लॉस मास हमारा डेल्टा m है, मीन्स 4m and minus delta 4m माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। ये चारों न्यूक्लियॉन के मास, न्यूक्लियस के मास से हमने घटा दिया तो बन गया डेल्टा m। ये डेल्टा m है मास डिफेक्ट। और ये आइंस्टाइन के फॉर्मूला से डेल्टा m c² के नाम पे ये एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और ये एनर्जी न्यूक्लियॉन्स को बांध कर न्यूक्लियस बनाता है। तो मतलब जब न्यूक्लियॉन्स आपस में क्लोज आते हैं न्यूक्लियस बनाने के लिए, तो उनका मास कुछ खो जाता है। कहां खो जाता है, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम कहते हैं, इसको कहते हैं मास डिफेक्ट। और ये एनर्जी में कन्वर्ट होता है बाइंड करने के लिए, इसलिए बोलते हैं हम इसे बाइंडिंग एनर्जी। क्या कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। अब बाइंडिंग एनर्जी को 2 तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं।
देयर आर टू वेज टू डिफाइन बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी बस मैं समझा देता हूं, क्योंकि लिखने का टाइम हमारे पास नहीं है, बहुत सारा सिलेबस कवर करना है बस हमारे 20 दिन में। तो बाइंडिंग एनर्जी का तो ये डिफिनेशन हुआ कि इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस सम मास इज लॉस्ट एंड दिस मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड दैट बाइंड न्यूक्लियॉन्स टू मेक न्यूक्लियस। मतलब साफ है कि जब हमारा न्यूक्लियस बनता है न्यूक्लियॉन से, तो कुछ मास न्यूक्लियस जब बनता है तो न्यूक्लियॉन का कुछ मास खो जाता है, लॉस हो जाता है, जिसे मास डिफेक्ट कहते हैं, और वो मास डिफेक्ट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, उसे हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। अदर डिफिनेशन क्या है? हम हीलियम के एग्जाम्पल देते, आसान हीलियम के एग्जाम्पल, ये 4 है न्यूक्लियस। अब हम सेपरेट जितने से बंधे हुए उतना ही एनर्जी लगाना पड़ेगा सेपरेट करने के लिए। अगर सपोज कीजिए आपके 2 फ्रेंड्स या 2 लोग, अब बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप है, तो दोनों को अलग करने के लिए आपके दुश्मन को उतने ही ज्यादा नफरत पैदा करनी पड़ेगी। अगर बहुत हल्की फुल्की दोस्ती है तो एक स्टेटमेंट पे दोस्ती खत्म। सेम ऐसे ही यहाँ पे अब इसको हमें इन चारों को इन्फिनिटी पे लेके जाना है, इन चारों को इन्फिनिटी। तो चारों को इन्फिनिटी को ले जाने में जितना हमारा एनर्जी खर्चा होगा उसे बोलेंगे बाइंडिंग एनर्जी। होप यू गॉट इट। अब इसका एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को समझिए। हमने एक यूनिक कोई भी एलिमेंट लिया x, जिसका a है मास नंबर और z है एटॉमिक नंबर। तो आपको पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, ऐसे लिख देता हूं, नंबर ऑफ प्रोटॉन np, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू z होता है। एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें तो a माइनस z। जैसे अगर सोडियम है, सोडियम अगर 23 इसका मास, ये सोडियम है, यहाँ पे ये सोडियम, और यहाँ पे ये 11 एंड 23 है, तो हमारा प्रोटॉन कितना होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा? 23 एंड माइनस 11, यहाँ पे 12 हो गया। ऐसे ही करेंगे। Mn क्या है? Mn मास ऑफ न्यूट्रॉन, Mp मास ऑफ प्रोटॉन, Mp मास ऑफ प्रोटॉन, और एक और चीज M क्या है? मास ऑफ न्यूक्लियस, और डेल्टा M क्या है? मास डिफेक्ट। इतनी चीजें अब देखिए कैसे अप्लाई कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, तो कितना होगा? मास ऑफ न्यूट्रॉन इनटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन इनटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के मास को न्यूट्रॉन के नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो पूरे न्यूट्रॉन का मास हो गया। प्रोटॉन के मास को न्यूट्रॉन के प्रोटॉन के नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल प्रोटॉन का मास हो गया, और घटा दिया, इसको माइनस कर दिया, ये हमारा क्या है? मास ऑफ द न्यूक्लियस। इसको मैंने क्या किया? डेल्टा एम, मतलब मास डिफेक्ट। अब डेल्टा एम कितना हो जाएगा? Mn, नंबर कितना है न्यूट्रॉन का यहाँ पे? a माइनस जेड, तो Mn a माइनस जेड प्लस Mp मास ऑफ प्रोटॉन, और कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? इंटू जेड। ऐसे जेड एमपी भी कर सकते हैं, जेड एमपी और माइनस एम। इस फॉर्मूला से मास डिफेक्ट निकाल सकते हैं।
अब बाइंडिंग एनर्जी की बात होगी, तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है? डेल्टा एम मास डिफेक्ट एनसी स्क्वायर। बाइंडिंग एनर्जी की बात करें तो जो मास डिफेक्ट है उसको वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बाइंडिंग एनर्जी कितना हो जाएगा? mn a माइनस जेड प्लस जेड mp n माइनस m, और सब कहां से सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये पूरे एक न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी है, हीलियम की, आयरन की, कॉपर की, सब की। लेकिन अगर हम एक न्यूक्लियन की निकाली तो पूरे न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी है, तो बाइंडिंग एनर्जी यहां पे ले पर न्यूक्लियन अगर ले तो कुछ नहीं, इसी फॉर्मूले को mn a माइनस जेड प्लस जेड mp माइनस m सी स्क्वायर, और कुछ नहीं मास नंबर से हम डिवाइड कर देंगे। बहुत सिंपल मैथमेटिक्स है। तो मैं पूरा ये लेक्चर मैं एक अलग से बना लिया था, लेकिन साउंड पता नहीं कैसे नहीं हो पाया, तो यहां तक ही मैंने कंप्लीट किया था। मैं आज कंप्लीट कर दिया दोबारा करके, और कल हो सकता है या नेक्स्ट वीडियो में इसके बाकी पार्ट और न्यूमेरिकल से बोर्ड में आते हैं हम करा देंगे। तो इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी डन, सब हो जाएगा ठीक से। प्रिपरेशन में मेरा साथ रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।